हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ की, और आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 22 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। और इसके पहले 21 टेस्ट सीरीज़ हो चुके हैं, जो कि उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप लोग चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और रुक्मिणी बुक का जो है ग्रामीण समाज का प्रैक्टिस टेस्ट जो है पूरा हो चुका है। 30 प्रैक्टिस टेस्ट थे, तो सारे टेस्ट लगा चुके हैं। आप लोग उसको भी जाके देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 25 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे, इसके बाद जीएस के बात करेंगे, और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मोहन को काटकर सेब खिलाओ। इसमें हमें रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कि जो ये लिखा हुआ है ये लाइनिंग वाला, इसको हमें इससे अलग करना है कि इसकी जगह पे हम क्या लिखें, ठीक है, जिससे कि ये वाक्य जो है पूर्ण रूप से सही हो जाए। तो इसमें अगर हम डी पार्ट देखते हैं, मोहन को सेब काट कर खिलाओ, ये पूर्ण वाक्य और सही वाक्य बनता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, मोहन को काट कर सेब खिलाओ, यानी मोहन को थोड़ी ना काट कर सेब खिलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, मोहन को सेब काट कर खिलाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मोहन को सेब काट कर खिलाओ। ये गलत चीज़ लिखा हुआ है, मोहन को काट कर, ठीक है। डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें आयुष्मान शब्द के कौन सा इसमें सही रूप से लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से, ये बताना है। तो इसमें शुद्ध रूप से जो लिखा हुआ है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है, आयुष्मान इस तरीके से लिखा जाता है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होगा। ये एक मुहावरा है। तो आँखों की किरकिरी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ की बात करें तो अच्छा न लगना या फिर आँखों को चुभने वाला, ठीक है। तो इसमें आंसर जो डी पार्ट दिया गया है, अच्छा न लगना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा। तो इसमें पक्षी शब्द का पर्यायवाची जो दिया गया है वो खग होगा, ठीक है। खग जो होता है वो पक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है। पक्षी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विहग होता है, विहंग होता है, द्विज होता है, ठीक है। और पखेरु भी पक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अंशु जो है, अंशु जो होता है वह किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। वायस जो होता है ये कौवा का पर्यायवाची शब्द होता है। खर जो होता है ये गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है, कोई गलती किया गया है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। इसमें बताना है कहाँ पर गलती किया गया है, ठीक है। तो गलती की बात करें तो इसमें मनुष्य का मन में जो दिया गया है ये गलत पार्ट दिया गया है इसमें, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो सही वाक्य रूप से यहाँ पे होना चाहिए मनुष्य के मन में, ठीक है। यहाँ पे का की जगह पे के होना चाहिए, ठीक है। परोपकार करने से मनुष्य के मन में शांति का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। इस लड़की की लंबाई, अगला भरना, इसमें क्या भर दिया जाए जिससे कि ये पार्ट जो है सही हो जाए, ये वाक्य जो है पूर्ण रूप से सही हो जाए, ठीक है। तो इस लड़की की लंबाई अधिक है, अगर हम अधिक यहाँ पे भर देंगे तो ये पूर्ण रूप से वाक्य बन जाएगा और एक उचित वाक्य अर्थ देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें जो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि इसमें बताना है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। नमक मिर्च लगाना मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसका अर्थ निकलता है। डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो अच्छा मकान मिलने लिखा हो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें जिससे कि वाक्य सही रूप से हो जाए।
तो अच्छा मकान मिलना होता है यहाँ पे, ना कि मिलने होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलने लगा इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा मकान मिलना। ठीक है, मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलना बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है 9 से 10 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कारखानों के धुएं से वातावरण डैश हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर कारखाने के धुएं से जो निकलता है तो उससे वातावरण दूषित हो रहा है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, दूषित हो। ठीक है, पेड़ में पानी डालो डैश वो सूख जाएगा। इसमें हमें भरना है, क्या भर दें जिससे कि ये पूर्ण वाक्य बन जाए। तो यहाँ पे शर्त बताने के लिए जो है अन्यथा का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका डी ए पार्ट हो जाएगा, अन्यथा। पेड़ में पानी डालो अन्यथा वो सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही वर्तनी शब्द चुनना है कौन सा, तो पीक दान इसमें बताना है कौन सा जो है सही रूप से लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो वर्ष में एक बार होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अगर हम इसके बात करते हैं तो एक वर्ष में एक बार होने वाले को हम वार्षिक कहते हैं, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वार्षिक। ठीक है, साप्ताहिक जो होता है वो सप्ताह में जो है एक बार होने वाला। दैनिक जो होता है वो प्रतिदिन होने वाला। पाक्षिक मीन्स होता है 2 सप्ताह में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएगा, इसमें बताना कि गलती कहाँ पर है। तो जो दिया गया है इतने के प्रयोग जो किया गया है उसके होने के कारण यहाँ पर कहाँ से आएगा को परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कहाँ से आएंगे, तो ये वाक्य जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो गलती कहाँ पर किया गया है, कहाँ से आएगा। ठीक है, तो सी पार्ट में दिया गया है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधे सदस्य अनुपस्थित थे, उपरोक्त वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो आधे सदस्य अनुपस्थित थे, यहाँ पर जो है वो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि आधा जो दिया गया है ये संख्यावाचक में जाएगा और आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रिक्त स्थान भरना है। इसमें से चाकू से फल, यहाँ पे क्या होगा, काट दो, खिला दो, धो दो, फाड़ दो। तो अगर हम इसके आंसर बात तो चाकू से फल को काटा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, चाकू से फल काट दो। चाकू का कार्य क्या होता है, काटना होता है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जब से वो अपने घर से आई है, जब से वो कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ पे जो डैश रेखांकित शब्द लिखा है जब से वो, तो ये जो है गलत लिखा गया है। इसकी जगह पे हम क्या लिख दें जो कि जिसकी वजह से वाक्य जो है सही हो जाए। तो जब के साथ जो है संयोजक रूप में तब लगता है। अभी अगर यहाँ पे जब पहले लग गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे, तो ये जाके सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर गलती है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तब से वो। ठीक है, सी पार्ट में जो दिया गया तब से वो कुछ बोल नहीं पा रही है, यहाँ पे इसका आंसर सही रूप से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है जो अधिक बोलता हो। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो अधिक बोलता हो या अधिक बोलने वाला हो उसको हम वाचाल कहते हैं एक शब्द में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। अपव्ययी का अर्थ होता है अत्यधिक खर्चा करने वाला। और मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्चा करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहत श्याम जलद मसदर धोरत धातु रंग नंगे श्रृंगन, इस पंक्ति में किस खंड से ही यह बताना है। यह पंक्ति जो है वह किस खंड से लिया गया है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यह पंक्ति जो है गीतावली से लिया गया है। गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है और वहाँ से ये इस बुक से जो है ये खंड लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है, कहाँ पे गलतियाँ किया गया है। तो उस दृश्य को देखकर मेरा तो प्राण निकल गया, यहाँ पे कहाँ गलती है ये बताना है। तो गलती की बात करेंगे तो मेरा तो प्राण जो लिखा हुआ ये गलत है, यहीं पर ये गलती, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे तो, ना कि मेरा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम बताना है। गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनना है। अतियु का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अतियु का सही संधि विच्छेद की बात करें तो अति प्लस यु होता है, यानी कि जो डी पार्ट में दिया गया है ये इसका संधि विच्छेद पूर्ण रूप से सही होता है। ठीक है, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। छत्र छाया, छत्र छाया में कौन सी संधि है, तो छत्र छाया में व्यंजन संधि होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि की बात करें तो जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक जो गद्यांश पर आधारित है,
तो गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद उसका आंसर देना है। अब इसमें देखिए रेखांकित शब्द दिया गया है स्वतंत्र और निरंकुश इसके अंतर्गत। अब इसमें इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश में रेखांकित शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है, कैसे व्यक्ति से है? तो ऐसे व्यक्ति से होता है जो स्वतंत्र और निरंकुश जो होता है उसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति से जो किसी व्यवस्था को न माने। प्राचीन काल में सभ्यता के शुरुआती दौर में आज की तरह नियम और कानून नहीं थे, लोग स्वच्छंद और कर्तव्य से परे होते थे, उनमें किसी प्रकार का अनुशासन का बोध नहीं था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, जो किसी व्यवस्था को ना माने। ठीक है, अनुशासन से अभिप्रेत है, अनुशासन से अभिप्रेत है इसका मतलब कि अनुशासन का अर्थ क्या है इस गद्यांश के अनुसार? तो अगर हम इस गद्यांश के अनुसार देखते हैं तो व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है अनुशासन की संकल्पना। ठीक है, इसका मुख्य शीर्षक बन सकता है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, अनुशासन की संकल्पना। तो यह था क्वेश्चन 25 हिंदी के। अब देखते हैं सामान्य जानकारी यानी कि जीएस के 25 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन में मिलान करना है। अब उसमें कुछ आयोग दिया है और उसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा आयोग आया और उसके बाद कौन सा आयोग आया। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना। अगर हम वुड का घोषणा पत्र की बात करें तो ये आया 1854 में। इसके बाद हंटर आयोग की बात करते हैं तो ये आया 1882 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद सैडलर आयोग की बात करें तो ये 1917 में बना। सार्जेंट योजना जो बना वो 1944 में बना। तो अब आप इस तरीके से इसको कालक्रम अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, 1854, इसके बाद 1882, फिर इसके बाद 1917, फिर सबसे बाद में 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। पहले सूची में तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरे सूची में प्रतिमा का लक्षण दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं यानी कि आदिनाथ, ये सारे जैन तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आदिनाथ जो थे उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। ठीक है, मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह था जल कलश। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक है, और शंभुनाथ का अश्व था। तो इस तरीके से ये मिलान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये बताना है। जहांगीर के शासनकाल में जो था उस विदेशी यात्री का नाम था फ्रांसिस्को पल्सर्ट, जो कि भारत की यात्रा पर आया था इसमें से। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। वह मूल रूप से एक डच व्यापारी ये था और जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कार्य करता था। जहांगीर के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 तक ये जहांगीर के शासन का काल था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है ये लोग इतने सारे लोग आए थे। फ्रांसिस्को पल्सर्ट थे, कैप्टन हॉकिंस थे, सर टॉमस रो थे, विलियम फिंच थे और एडवर्ड टेरी थे। ठीक है, जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है 1905 में स्थापना किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 1905। बी.डी. सावरकर ने जो है 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना किया था और वो भी महाराष्ट्र में। ठीक है, अभिनव भारत ये 1904 में स्थापना बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, को भी वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी और वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेताओं में से एक थे और उन्हें जो है भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहाल एक मिश्रण है और किसका मिश्रण है ये बताना। तो गैसोहाल जो मिश्रण होता है वो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा, गैसोलीन और एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड्स का पाचन बताना है पित्ताम्ल, लाइपेज या पेप्सिन, इन तीनों में से किसकी किसकी उपस्थिति में होता है? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 यानी कि
पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। ठीक है, लिपिड्स का पाचन जो है पित्त अम्ल और लाइपेज की सहायता से होता है। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऊतक का निर्माण करते हैं। लिपिड को सामान्य भाषा में कई बार वसा भी कहा जाता है, परंतु दोनों में कुछ अंतर है। लिपिड जो होता है वो प्राकृतिक रूप से बने अणु होते हैं जिनमें वसा, मोम, स्टेरॉल शामिल है, जबकि वसा जो है घुलनशील विटामिन्स, मोनोडाई और ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड आदि शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये आपको जानना जरूरी है, दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, कहाँ पर उत्पादित होती है ये बताना। तो श्वसन में ऊर्जा जो उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया दो स्टेज में होती है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस में और एक होता है क्रेब्स चक्र में। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तथा इस पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जहाँ कोशिका द्रव्य में होती है, वहीं क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के रूप में किया जाता है। तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो परिघटना है उसका प्रयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जाता है। ठीक है, और यही जो काम होता है ये ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत, इसी के परिघटना के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया था ये बताना है। हाइड्रोजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कारक की बात करते हैं तो मोटर कार के आविष्कारक थे ऑस्टिन, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक थे फैराडे और टाइपिंग मशीन के सोल्ज थे। और इसके बाद अगर हम बात करें और एयर कंडीशनर के तो विल्स हैविलैंड थे, तड़ी चालक के जो है फ्रैंकलिन थे। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो है कैल्शियम फास्फेट। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो अंटार्कटिक की खोज की बात करें तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था, अमेरिकी के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, रॉबर्ट पियरी ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोकोडिंग। एन्कोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाना है। एन्कोडिंग की बात करें तो ये जो है असंगत की बात करें तो कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण एन्कोडिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कोडिंग के द्वारा ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो है भाषा समझता है। कोडिंग के द्वारा ही कंप्यूटर या अन्य सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस को पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। एन्कोडिंग डेटा जो को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, उनका नाम था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था और एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया। तो आउटकम बजट को भारत में जो प्रस्तुत किया गया था वो वर्ष था वर्ष 2005। 2005 में आउटकम बजट को जो है भारत में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आउटकम बजट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके। ठीक है, तो इसका इसे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य युग्म का इसमें चयन करना है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति, राज्य समिति कृषि पर कर, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई कराधान। तो अगर असत्य की बात करें इसमें गलत, तो मोरारजी देसाई जो है
कराधान, ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है कराधान से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय को प्राप्त है लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं है? तो वो मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो है मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार ये आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार से जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना किया जा सकता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है? तो ये होता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है, वो अनुच्छेद है 200। ठीक है, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि म्यांमार से नहीं लगती है, कौन सी राज्य है? तो वो राज्य है असम। असम राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ मिलती है। नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड के साथ मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? तो वो है उत्तर पश्चिम विक्षोभ से जो है भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, और इस वर्षा को जो है राजस्थान में मावट कहा जाता है। जाड़े के दिनों में ही तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन जो है वो विशिष्ट उदाहरण, बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है वो कौन सा, ये बताना। तो वो है हल्दिया पतन, जो कि विशिष्ट उदाहरण होता है बाह्य पतन का। ठीक है, इसका निर्माण कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए किया गया था। यह जो है हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो वो उस नदी का नाम बताना है। तो उस नदी की नाम की बात करें तो वो है सतलुज नदी, जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। ठीक है, सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ब्यास नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है और सतलुज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग होता है, ये बताना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है रोम मेमोरी प्रयोग होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रोम मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यह एक मेमोरी जो है सिस्टम के बंद होने पर ही समाप्त हो जाता है। रैम होता है। ठीक है, रोम अस्थायी मेमोरी है, वो सिस्टम के बंद होने पर समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक की ऋण मुहैया कराया जा रहा है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए तक का मुहैया कराया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, 2 लाख। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना जो है वो महिला लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, ये बताना है। तो एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 32 बिट्स। ठीक है, www का आविष्कार विकास टीम बर्नर्स ली ने किया था 1989 में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।